नमस्कार दोस्तों, नीर एक्सप्रेस चैनल में आपका स्वागत है। आज यूपी इलेक्शन को लेकर आपके समक्ष आया हूं। अभी मेरी कुछ विश्लेषकों से बात हुई, कुछ वरिष्ठ पत्रकार जिनके साथ मैंने अपने विचार साझा किए, उनका राजनीतिक अनुभव जो था वो लिया। तो एक पूरी चुनाव की जो पश्चिमी यूपी चुनाव की जो एक रूपरेखा है वो क्या चल रही है, उसके बारे में मैं आपको आज थोड़ा विस्तार से बताऊंगा। अगर बात करें पश्चिमी यूपी की, योगी आदित्यनाथ अपने आप में एक बहुत बड़ा चेहरा रखते हैं। जिस तरीके से अगर बात करें एमपी के चुनाव की और मोदी की एक लहर थी, एक हवा थी, उस तरीके से जो योगी आदित्यनाथ हैं वो भी कहीं ना कहीं दूसरे लीडर्स को रिप्लेस करने में, सपा को रिप्लेस करने में, आरएलडी को रिप्लेस करने में, बसपा को रिप्लेस करने में कहीं ना कहीं मजबूत पड़ते हैं। तो अगर बात करूं मैं कैराना से लेकर मेरठ तक, जो कि एक पश्चिमी यूपी का गढ़ माना जाता है, जिसमें कि बात करें मेरठ की, सहारनपुर की, वैसे तो ये जाट बेल्ट के नाम से जानी जाती है, लेकिन यहाँ पर जो डोमिनेंस है वो गुज्जर कम्युनिटी का ज़्यादा देखने को मिलता है। लेकिन इसमें भी कोई दो राय नहीं है कि 60 से 70% जो सीट्स हैं उन पर जो जाट हैं वो अपना प्रभुत्व रखते हैं और कहीं ना कहीं वो इलेक्शन को स्विंग करने में अपनी अहम भूमिका निभाते हैं। अगर बात करें पिछले चुनावों की, तो पिछले चुनावों में जाटों ने बीजेपी को एक अहम योगदान दिया। 90% जाट वोटर्स बीजेपी के साथ थे, लेकिन अब की बार जो जाट हैं वो कहीं ना कहीं बीजेपी से खफा नज़र आ रहे हैं। अगर बात करें मेरठ के अंदर, मेरठ के अगर जो जाट हैं और जो गांव के अंदर जाट हैं, दोनों ही एक अलग अलग तरह की स्ट्रेटजी रखते हैं, अलग सोच रखते हैं। तो एक ये हम बात बोल सकते हैं कि इस चीज़ का अनुमान लगाना कि जाट जो है वो किस करवट बैठेंगे, किस करवट उनका रुख होगा, ये अभी निश्चित नहीं है, क्योंकि शहर के अंदर कुछ साइलेंट वोट्स भी होती हैं। और यहाँ पर मैं साइलेंट वोट्स जो है वो बीजेपी की बात नहीं कर रहा हूँ। यहाँ पर जो साइलेंट वोट है मेरठ के अंदर, वो कहीं ना कहीं यूपी के सपा के पास जो है जा रही हैं। सपा की जो छाप है उन पर लगने वाली है और इस तरीके की 20 से 30% जो वोट हैं वो कहीं ना कहीं कॉन्फिडेंशियल तरीके से सपा की तरफ जा रही हैं। इसमें भी कोई दो राय नहीं है कि अभी योगी आदित्यनाथ ने जो 20 और 80 का नारा दिया है उसमें पूरा का पूरा जो एक पोलराइजेशन नज़र आ रहा है, ध्रुवीकरण की राजनीति जो शुरू से ही बीजेपी करती आ रही है, वो कहीं ना कहीं अब की बार फीकी पड़ सकती है। क्योंकि जो मुस्लिम है वो काफ़ी समझदार यहाँ पर नज़र आ रहे हैं। मुस्लिम जो हैं वो जानते हैं कि वो केवल यूपी के अंदर 18% अपनी भूमिका निभाते हैं, तो केवल 18% वोट के साथ वो जो है बीजेपी को हरा नहीं सकते। तो कहीं ना कहीं यहाँ पर वो ये भी जानते हैं कि वो जो ये ओवैसी हैं उनके साथ भी वो नहीं जाएंगे और एक अपना अहम योगदान वो यहाँ पर देंगे, क्योंकि वो ओवैसी उनको यहाँ पर उनके मूड को स्विंग नहीं कर सकते हैं, ओवैसी उनको कहीं ना कहीं अट्रैक्ट नहीं कर सकते हैं। वो जो वोट है, मुस्लिम वोट्स जो है वो सपा के खाते में जाती हुई नज़र आ रही हैं। अगर बात करें हम किसान आंदोलन की, किसान आंदोलन से भी जो वोट बैंक है वो काफ़ी प्रभावित हुआ है। जैसे किसान आंदोलन के अंदर जो एक हिंदू मुस्लिम के अंदर खाई नज़र आ रही थी, कहीं ना कहीं उस खाई को ख़त्म करने का काम भी किसान आंदोलन ने किया है। अभी जो सभी जाट हैं वो हिंदू नहीं हैं और जो सभी मुस्लिम हैं वो मुस्लिम नहीं हैं। तो कहीं ना कहीं अल्लाहू अकबर और भोलेनाथ के जो नारे इकट्ठे लगाए गए थे और जहां पर जय श्री राम के नारे लगाए गए थे, जय श्री राम की हुंकार भरी गई थी। कराना के अंदर जब सम्मान समारोह हुआ था, जहां पर राकेश टिकैत ने वोकिंग की थी और एक बहुत ही बड़ा सम्मेलन वहां पर किया गया था, तो किसानों का वहां पर जो रुख था वो यही था कि वहां भी अल्लाहू अकबर और जय श्री राम के नारे इकट्ठे लगाए गए थे, क्योंकि जो बाबा टिकैत थे वो भी इस तरीके की राजनीति में बिलीव करते थे। समाज को एक साथ लेकर चलने का उनका विश्वास था, एक फेथ था। लेकिन बात करें अगर बीजेपी की, तो बीजेपी इसमें कोई दो राय नहीं है कि जो 20 से 30% वोट होती हैं वो ना ही किसी को बताते हैं। आप किसी भी तरीके का पब्लिक सर्वे कर लीजिए, वो अपने वोट्स जो है वो कॉन्फिडेंशियल रखते हैं और वो
लास्ट टाइम तक एनालाइज करते हैं कि उनको किस टाइम पर कब किसे वोट देनी है, तो कहीं ना कहीं वो वोटर्स भी जो कि बसपा के खेमे के हैं, मुस्लिम खेमे से हैं, वो लॉ एंड ऑर्डर से काफ़ी प्रभावित हैं, क्योंकि बीजेपी ने एक लॉ एंड ऑर्डर का जो माहौल बनाया है वो वाकई में ही एक सराहनीय कदम है, जो कहीं ना कहीं बीजेपी वोटर्स को कैच कर सकता है और एक बहुत बड़ी एकम्प्लिशमेंट आप बीजेपी के लिए इसको मान सकते हैं। लेकिन अगर बात करें अमित शाह की, अमित शाह जो हैं अभी जो खाप चौधरी हैं, जो जाट हैं, उनको कहीं ना कहीं प्रभावित करने के लिए, उनको मनाने के लिए जो हैं लगातार यूपी में यात्राएं कर रहे हैं। वो जाटों को बहलाने के लिए, फुसलाने के लिए सीधा ये भी बोल रहे हैं कि मेरी कोठी के दरवाजे, मेरे घर के दरवाजे 24 घंटे आपके लिए खुले हुए हैं, मैं हर वक्त हर पल आपका वेलकम करूंगा, आपकी जो समस्याएं हैं वो मेरी समस्या हैं। लेकिन जो जाट हैं वो किसान आंदोलन को भूले भी नहीं हैं, क्योंकि वहीं से केवल 18 किलोमीटर दूरी पर अमित शाह का घर था, जहां पर किसान जो है अपना धरना दे रहे थे। तब अमित शाह ने उनकी कोई खबर नहीं ली थी, लेकिन आज अब चुनावी मौसम है तो अमित शाह को जाट वोट बैंक को कैप्चर करने के लिए अब उनकी याद आ गई है। तो ये भी अपने आप में एक बहुत बड़ा स्टेप है। तो देखते हैं कि जो बीजेपी है वो कितना प्रभावित कर पाती है। यही बात करें अगर सपा की, तो सपा भी जो है कहीं ना कहीं एक बहुत अच्छे तरीके से वोकिंग कर रही है, बहुत अच्छे तरीके से प्रभावित कर रही है। लोग जो है सपा में रुझान दिखा रहे हैं। कई इस तरीके के वाक़यात भी देखे गए हैं कि जब बीजेपी के लोग, कुछ कैंडिडेट्स जो हैं गाँव के अंदर जाते हैं, वहाँ पर अपना काम शुरू करते हैं, तो वहाँ से वो गांव से गुजरते हैं तो उनको आप सपा के समर्थक बोल सकते हैं, या गांव के लोगों में इतनी नाराज़गी है कि बहुत सारी जो गाड़ियां हैं बीजेपी की जो है वो सोशल मीडिया पर आप देख सकते हैं कि लगातार उन पर पथराव हुआ है, बीजेपी का लोग विरोध कर रहे हैं। क्योंकि कुछ अगर जो बीजेपी के जो कैंडिडेट्स हैं वो कोरोना की मार को भी नहीं भूले हैं। कोरोना के टाइम के अंदर जब बीजेपी के लोग जो नेता थे वो उनकी खबर लेने के लिए नहीं आए थे, वो एक अलग बात है कि ये एक बहुत बड़ी त्रासदी थी। लेकिन लोग इस चीज़ को भी नहीं भूले हैं कि वहाँ पर जो बीजेपी के लोग थे उन्होंने उनकी कोई खबर नहीं ली। तो कहीं ना कहीं ये चीज़ भी उनको प्रभावित कर रही है। और वो गंगा का जो सीन था उसको भी नहीं भूले हैं, जिसमें कि हज़ारों की संख्या में जो लाशें थी वो तैरती हुई नज़र आई थी। और अगर बात करें हम SC ST की, तो वो जो एक निचला तबका है उसको भी यहाँ पर कहीं ना कहीं जो लोग हैं वो उनका जो मूड है वो स्विंग हो रहा है, क्योंकि हाथरस की जो घटना थी उसको भी लोग नहीं भूल पाए हैं। आपको पता ही होगा कि वहाँ पर मीडिया को भी जाने से रोका गया था, तो वहाँ से भी कहीं ना कहीं जो इस तरीके की जो चीज़ें हैं वो निकल कर सामने आ रही हैं। तो बहुत सारी चीज़ें हैं जो यूपी के इलेक्शन को लगातार प्रभावित कर रही हैं। तो अभी जो यहाँ पर चंद्रशेखर रावण है वो भी अपनी एक अहम भूमिका निभा रहे हैं। वो भी SC ST की जो वोट्स हैं उनको कैप्चर करने के लिए लगातार प्रयासरत हैं। उनकी हमेशा ये कोशिश रहती है कि भी उनको किस तरीके से वो एक मसीहा के तौर पर उनके लिए सामने आए हैं। लेकिन मायावती भी कहीं ना कहीं जो है ये नहीं चाहेगी कि वो सपा जो है वो सत्ता में आए। तो इससे बेहतर उसके लिए ये होगा कि वो कहीं ना कहीं जो है बीजेपी की सरकार बनाना पसंद करेगी। तो बीजेपी भी इसमें एक अहम यहाँ पर योगदान बन जाता है, क्योंकि अगर 10 से 15% जो SC ST वोट्स हैं वो उस पर, इसमें कोई दो राय नहीं है कि उन पर जो है पूरा का पूरा जो एक आधिपत्य है वो मायावती का है। और मायावती जो है कहीं ना कहीं इन वोट्स को प्रभावित कर सकती है। और वो हमेशा ये चाहेगी कि अगर वो सत्ता में नहीं आ रही है, और इसमें कोई शक नहीं है कि जो मुकाबला है वो केवल और केवल बीजेपी और सपा में बना हुआ है। अभी जो है जो बसपा है वो लीड नहीं कर पा रही है, तो बसपा कभी नहीं चाहेगी कि वो सपा को
सपा को सत्ता में देखे तो वो कहीं ना कहीं बीजेपी की तरफ ही जो है अपना झुकाव रखेगी। तो इस तरीके की चीज़ें भी हैं। तो ये सारी चीज़ें थी दोस्तों जो मैंने एक डीपली एनालाइज किया इन चीज़ों को। तो बहुत सारे फैक्टर्स हैं, बहुत सारी चुनौतियां हैं जो लगातार यूपी के इलेक्शन को गर्म बनाती है, एक उसमें गर्माहट पैदा करती है। और इलेक्शन की यही खूबसूरती होती है कि लोग जो हैं वो काफ़ी गर्म भी हो जाते हैं और इस तरीके की जो चीज़ें हैं वो निकलकर सामने आती हैं। तो देखते हैं दोस्तों कि पश्चिमी यूपी के चुनाव को कौन प्रभावित करता है। यहाँ जाट फैक्टर काम करता है, आरएलडी फैक्टर काम करता है, या फिर बीएसपी जो है वो एससी एसटी को लेकर एक अहम भूमिका निभाती है। तो ये सब चीज़ें तो भविष्य की गर्त में है। तो कहीं ना कहीं बीजेपी जो है वो ध्रुवीकरण का कार्ड भी खेलेगी। लेकिन अब जो 2013 के अंदर जो दंगे हुए थे उसमें कोई शक नहीं है कि उसके बाद लगातार बीजेपी जो है 3 बार चुनाव जीतने में सफल रही। लेकिन अब की बार जो लोग हैं वो कहीं ना कहीं जागरूक हो गए हैं। और इसमें भी कोई शक नहीं है कि सोशल मीडिया के अगर बात करें कैंपेनिंग की, अगर बात करें अखबारों की, तो ओमिक्रॉन को लेकर जो है मास जो रैलीज़ हैं वो नहीं की जा रही हैं। तो सोशल मीडिया के थ्रू ही जो प्रचार है वो किया जा रहा है। तो इसमें जो बीजेपी है अपनी एक अहम भूमिका निभा रही है। और कहीं ना कहीं अखिलेश ने भी अपने हाथ खड़े कर लिए हैं कि वो ज़्यादा अपना जो पैसा है वो सोशल मीडिया पर एडवर्टीज़मेंट पर इन्वेस्ट नहीं करेंगे, वो अपना पूरा का पूरा जो समय है वो लोगों पर इन्वेस्ट करेंगे। तो देखना होगा कि ऊँट जो है वो किस करवट बैठता है, लोग जो हैं वो किस तरफ अपना झुकाव रखते हैं। तो ज़्यादा से ज़्यादा इस वीडियो को शेयर करें दोस्तों। अगर कोई वीडियो में त्रुटि रही है तो उसके लिए मैं आपसे क्षमा याचना करता हूं। तो मेरे चैनल को नीर एक्सप्रेस को सब्सक्राइब करना ना भूलें। ज़्यादा से ज़्यादा वीडियो को शेयर करें। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।